हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। बच्चों, आज ये नया वीडियो आया है फिर से चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। हमने जितने भी लेक्चर्स अभी किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आई होप कि सबको समझ में आ रहे होंगे। ये आज का जो वीडियो है ये बेस्ड रहेगा हमारा कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स पर। तो जो हमारा रेजिस्टेंसेस है किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है कि करंट को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है और उसे हम सर्किट में लगाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगाने पड़ते हैं किसी सर्किट में। तो उन रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन करें, ज्वाइन करें, उनको जोड़ें, उनका कुछ तरीका होता है। एक्चुअली दो तरीके होते हैं। तो वही दो तरीके आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। आज मैं आपको साइंस सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, साइंस सिखाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सी स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? रजिस्टर हमारा एक डिवाइस है, ठीक है, उसका कुछ जो ऑपोजिशन होगा उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं ना, रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली डिवाइस। एक अलॉय हमने ले लिया, जैसे मैंने बताया था मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, ठीक है। एक कॉइल होती है, जैसे उस कॉन्स्टेंटन की एक कॉइल होगी, वो ऐसे लपेटी जाती है, रैप की जाती है, ठीक है। तो उसी का रेजिस्टेंस बनता है। तो वो जो कॉइल हमने लपेटा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। वो डिवाइस है ना, एक मटेरियल है, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टर। और उसकी जो अपनी जो अपोजिशन होगी करंट के लिए वो होगा रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, उनको हमें कनेक्ट करना है किसी भी सर्किट में। अब वो जो रेजिस्टर्स हैं वो किस तरह से हम कनेक्ट करें, किस तरह से हम कनेक्ट करें, ये डिपेंड करता है कि हमारी करंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सुनना ध्यान से, हमारी करंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में करंट डिवाइड हो जाए, हमने अलग अलग पावर के, अलग अलग रेटिंग्स के हमने डिवाइसेस लगाए हुए हैं। जैसे हमने एक घर में एसी लगाया हुआ है, कूलर लगाया हुआ है, फ्रिज लगाया हुआ है, फैन, बल्ब, ये सारी चीजें लगाई हुई है, घरों में ये सब होता है। अब इन सबको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एक पैरेलल कनेक्शन प्रेफर करते हैं। पैरेलल कनेक्शन, वो सब मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। और अगर हम चाहते हैं कि जो करंट है वो सेम फ्लो करे, हर एक अप्लायंस में करंट सेम फ्लो करे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही करंट फ्लो करे। सारे बल्ब्स में हमने, जैसे दिवाली की लड़ियां होती है ना, लगाते हैं, इतने सारे बल्ब्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो उन रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए आइए देखो बच्चों, पहला जो कनेक्शन है, मैं ऐसे पार्टीशन बना देता हूं बीच में। यहां पर हो जाएगा सीरीज कनेक्शन और इधर हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल हम बाद में कर लेंगे, पहले सीरीज पर देख लेते हैं क्या होता है। सीरीज का मतलब है कि अगर हमारे पास 3 या 4 या 10 जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें सीरीज में कनेक्ट करना है तो मान लेते हैं हमारे पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं, ये एक मार्कर हो गया, ये दूसरा मार्कर हो गया, ये एक पेन हो गया। तो इन तीनों रेजिस्टर्स को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है किसी सर्किट में। तो क्या करेंगे, जैसे इस मार्कर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये मान लेते हैं, और जो एंड पॉइंट है वो ये मान लेते हैं। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट। इस मार्कर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो सीरीज में हम कैसे करते हैं, सीरीज में हम कंटिन्यूएशन में ज्वाइन करते हैं। जैसे इसका एंड पॉइंट ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंड पॉइंट से ऐसे जुड़ जाएगा। फिर हम तीसरा लेकर आते हैं, मान लो हमारे पास थर्ड रजिस्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। देखो
ये हो गया सीरीज कनेक्शन। मतलब एक रजिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दूसरे रजिस्टर के एंड पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। ये देखो, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, एक कंटिन्यूएशन में ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया। इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कोई R1 है, ये 3 ओम का हो सकता है, 10 ओम का हो सकता है, एनी वैल्यू में बी देयर। तो हमने मान लिया कि ये R1 है। अभी हमें नहीं पता ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, R1, R2 एंड R3। इन तीनों रजिस्टर्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टेढ़ा बन गया। हमने इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां पर लगा दी हमने एक की। ठीक है, एक की लगा दी। बैटरी की जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं V वोल्ट है। बैटरी की वोल्टेज है V वोल्ट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, सीरीज कनेक्शन में अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका एक एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। ये एग्जाम में बहुत आता है, दोनों का आता है, सीरीज और पैरेलल दोनों में कुछ भी आ सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो आज मैं सीरीज और पैरेलल पर ही पूरा वीडियो बनाऊंगा। अब देखो, यहां पर हमने ये जो की है इसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये डॉट लगा दिया। नाउ करंट विल फ्लो, करंट यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा। करंट को हमने मान लिया I, वी हैव अज्यूम द करंट I। ठीक है, वोल्टेज कितना है V, करंट I है और 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, नाउ हमें यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में, वो सेम करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में। यहां पर I रहेगा, इधर भी I रहेगा, इधर भी I रहेगा, इधर भी I रहेगा, इधर भी I रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर किस तरह से लगाते हैं सर्किट में वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो। हमने इस सर्किट में एमीटर लगा दिया, वो एमीटर सेम रीडिंग शो करेगा, चाहे उस एमीटर को हम इधर लगाएं या इधर लगाएं या इधर लगाएं या फिर इधर लगाएं, इट विल शो द सेम रीडिंग। मान लो कि 2 एम्पियर का करंट यहां से निकला, तो वो जो एमीटर है वो 2 एम्पियर का करंट ही शो करेगा। यहां लगाए, चाहे इधर लगाए, चाहे इधर लगाए, चाहे कहीं पर भी लगाए। ठीक है, तो मतलब कि सीरीज में करंट सेम रहता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, वो क्यों रहता है वो भी समझ लो। देखो, यहां से करंट निकला I, 2 एम्पियर मान लेते हैं, 2 एम्पियर। यहां से करंट निकला 2 एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहती है सभी रजिस्टर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है इसको। R1, R2, R3, R1 में कुछ अलग वोल्टेज होगी, R2 में कुछ अलग वोल्टेज होगी और R3 में कुछ अलग वोल्टेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 10 वोल्ट्स की बैटरी है, तो यहां पर 10 वोल्ट्स नहीं होगा। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सीरीज में। हो सकता है कि यहां पर 3 वोल्ट्स हो, ठीक है, यहां पर भी यहां पर 4 वोल्ट्स हो। ठीक है, 3 और 4 कितना, 7। दूसरी वैल्यू लेते हैं, सेम हो जाएगा। यहां पर 2 वोल्ट्स, R1 में मान लेते हैं 2 वोल्ट्स है। ठीक है, यहां पर 3 वोल्ट्स मान लेते हैं, 3 वोल्ट्स, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर 5 वोल्ट्स होगा, क्योंकि तीनों का जो वोल्टेज सम करेंगे तो 10 वोल्ट्स के इक्वल आना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से कि यहां पर देखो तीनों रेजिस्टर्स में वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। उसका भी रीजन बताऊंगा क्या हो सकता है। पहले देखो करंट सेम क्यों रहता है सीरीज कनेक्शन में। यहां से करंट मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट निकला,
2 एम्पियर का निकला, यहां गया, फिर वो आएगा इस पॉइंट पर, इस रजिस्टर में जैसे ही एंटर करेगा, ठीक है, तो यहां पर भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, यहां पर भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, और इधर भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा। पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट घूम रहा है। वी नो दैट करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो, उसी को करंट बोलते हैं। नाउ यहां इस पॉइंट पर जितना चार्ज एंटर करेगा, मान लो इस पॉइंट पर 2 कूलम का चार्ज एंटर हुआ, 2 कूलम का चार्ज, तो यहां पर जो बाहर निकलेगा चार्ज वो कितने का होना चाहिए? वो भी 2 कूलम का होना चाहिए, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पड़ा होगा। चार्ज कभी भी खत्म नहीं होता, ना ही उसको बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज एंटर कर रहा है ना, जितना चार्ज एंटर कर रहा है, तो वो उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। जितना चार्ज यहां से एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज वहां से बाहर निकलेगा। तो 2 कूलम का चार्ज यहां से एंटर हुआ, तो 2 कूलम का चार्ज ही यहां पर निकलेगा। तो 2 कूलम का चार्ज इस रजिस्टर में एंटर होगा और 2 कूलम का चार्ज ही यहां से बाहर निकलेगा। फिर 2 का ही इसमें एंटर होगा और 2 कूलम का चार्ज यहां से बाहर निकलेगा। मतलब सेम चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकल रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है कुछ? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकल रहा है, तो मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज घूम रहा है पूरे सर्किट में, मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आई बात? कि सीरीज में करंट सेम क्यों रहता है? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही पूरे सर्किट में फ्लो करता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। करंट सेम क्यों रहता है ये समझ में आ गया। वोल्टेज क्यों डिफरेंट हो जाती है वो भी समझो। अब मान लो यहां पर कुछ चार्ज आया, 2 कूलम का चार्ज माना था हमने, यहां पर 2 कूलम का चार्ज आया। अब ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब इट विल अपोज दैट चार्ज। जो 2 कूलम का चार्ज इधर आया है ना, उसको ये रजिस्टर क्या करेगा? थोड़ा सा अपोजिशन देगा, रुकावट पैदा करेगा उसके रास्ते में, उसके फ्लो में रुकावट पैदा करेगा। ठीक है। अब देखो, तो हो सकता है कि 2 कूलम का चार्ज, यहां पर जो 2 कूलम का चार्ज है, उसको यहां से यहां तक आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज दैट? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब वही यहां पर हो रहा है कि एक चार्ज को, 2 कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आना है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये उस चार्ज के फ्लो को कुछ अपोजिशन देगा, कुछ रुकावट पैदा करेगा उसके रास्ते में। दैट मींस कि इस चार्ज के ऊपर कुछ और वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा रुकावट, उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। दैट मींस कि इसमें अगर वर्क ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा है मान लो, तो इसमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। दैट मींस इसमें कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें आ जाओ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से इसमें वर्क करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसमें कम वर्क करना पड़ेगा। बोलो, बात क्लियर हो रही है ना? तो मतलब इसमें कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें मान लेते हैं कि सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो इसमें सबसे कम काम करना पड़ेगा, सबसे कम वोल्टेज यहां पर होगी। मान लेते हैं कि जो R1 है हमारा, ये जो R1 है, ये मान लेते हैं 5 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। अब 5 ओम का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। दैट मींस कि इसमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए। इसका मतलब कि यहां पर वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। यहां पर वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा। 3 ओम पर आ जाओ, 3 ओम थोड़ा सा कम है, तो इसमें कम वोल्टेज होगी, इसमें कम काम करना पड़ेगा चार्ज के ऊपर, तो यहां पर वोल्टेज कुछ कम हो जाएगी। 2 ओम में वोल्टेज और कम हो जाएगी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ कि वोल्टेज अलग अलग क्यों होती है? रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज भी अलग अलग होगी।
अगर रेजिस्टेंस सेम हो गए 5 5 5 सेम रेजिस्टेंस हो गए तो वोल्टेज भी सेम रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वोल्टेज। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज व्हाट, क्या होगा। हमने मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें नोट करना। इन सीरीज कनेक्शन करंट जो है वो सेम रहता है एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। इन दोनों का रीजन मैं बता चुका हूं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? करंट सेम रहेगा बट वोल्टेज सब में अलग अलग होगी। क्लियर होगी बात? अब देखो, चलो पैरेलल का हम बाद में ही देखेंगे। यहां पर अब हम जानते हैं कि यहां पर क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, करंट सेम रहता है। ओके, वोल्टेज यहां पर टोटल वोल्टेज कितनी है V। अब V जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहां पर वोल्टेज अलग अलग होने का मतलब क्या है कि अगर तीनों का वोल्टेज अगर हम प्लस कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू दिस बैटरी वोल्टेज। ऐसा नहीं कि अगर बैटरी ही 10 वोल्ट की हुई और इन तीनों को सम करके 12 वोल्ट आ रहा है, नो ऐसा नहीं पॉसिबल। कैसे हो सकता है भाई? वोल्टेज तो उतनी ही रहेगी ना जितनी बैटरी से ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वोल्टेज। इसको हम किसी भी वर्ड्स, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना वोल्टेज बैटरी दे रहा है ना वो वोल्टेज यहां पर आकर डिवाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज डिवाइड हो रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वोल्टेज इज डिवाइडेड, ठीक है, लेकिन डिवाइडेड ना लिखकर हम लिख देते हैं वोल्टेज इज डिफरेंट, क्योंकि वोल्टेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्लो कर रही है। वोल्टेज फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर वोल्टेज डिफरेंट हो गया, करंट सेम हो गया। आगे क्या लिखेंगे? जो वोल्टेज है V, हम जानते हैं कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज अलग है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज अलग है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज अलग है। अगर हम इन तीनों के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे ना, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया, तो वोल्टमीटर की रीडिंग अलग अलग आएगी। तो यहां पर जो वोल्टेज है हम मान लेते हैं V1 है, R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 है। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? V1 V2 V3 मान लिया। हम एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो we also know that V1 plus V2 plus V3 should be equal to V। तीनों का सम, तीनों से ज्यादा भी हो सकते हैं रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स हैं सब में वोल्टेज अलग अलग होगी और सबका सम करने पर कितना आएगा? बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V is equal to V1 plus V2 plus V3। बोलो समझ में आई बात? यहां पर V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? IR। तो हम मान लेते हैं V is equal to IR। I क्या है? जो टोटल करंट है सर्किट का, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। और R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो R1 R2 R3 ये इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं, इन तीनों को जो ऐड करके जो टोटल होगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज R। अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस को हम लिख देते हैं RS। टोटल रेजिस्टेंस को हम लिख देंगे RS क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, S का मतलब सीरीज। तो यहां पर क्या होगा? टोटल वोल्टेज, बैटरी जो टोटल वोल्टेज दे रहा है वो IRS हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। उसी तरह से इसमें भी ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V1 कितना होना चाहिए? बोलो V1 कितना होना चाहिए? V1 होना चाहिए IR1, क्योंकि R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है? जितना सर्किट का करंट है, जितना करंट बैटरी से निकला है उतना ही सभी में फ्लो कर रहा है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। इसमें कितना फ्लो कर रहा है? I। इसमें कितना? I। तीनों में I करंट फ्लो कर रहा है। तो I करंट इंटू R1, IR ही तो होता है ना वोल्टेज। तो V1 कितना हो जाएगा? IR1।
R1। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, IR2। V3 कितना, IR3। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब यहां पर हम I कॉमन निकाल लेते हैं। IRS इज इक्वल टू, I हमने निकाला कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बच गया R1 R2 R3, ये बच गया। I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज दिस, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों में से जो आपको सही लगे वो आप बोल सकते हो, टोटल, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन विच इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो ध्यान से इसको देख लो, समझ लो, नोट डाउन कर लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल पर आ जाते हैं, ठीक है, पैरेलल पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन कर ले इसका, बहुत इजी सा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपने आप बना देता हूं क्वेश्चन। देखो, मान लो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी से हमने 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं। इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं इसका 2 ओम है, ठीक है, इसका 3 ओम है और इसका 6 ओम है। तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस, RS मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है टोटल करंट, I फाइंड आउट करना है, ठीक है। RS क्योंकि सीरीज में है तीनों, तो RS क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर एक और रजिस्टर होता तो प्लस R4, अगर एक और होता तो प्लस R5, कितने भी हो सकते हैं। तो कितने हैं, तीनों को प्लस कर दो सिंपली, 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 5 प्लस 6 11। तो RS कितना आ गया, RS आ गया 11 ओम, RS आ गया 11 ओम। हमें करंट निकालना है, टोटल करंट। अब टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू IR। V कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। I हमें फाइंड आउट करना है, और R, टोटल R कितना आया, 11 ओम। तो I कितना आ जाएगा, 12/11। इसको पॉइंट में चेंज कर लेना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालनी है। तो कैसे आएगी, अगेन वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I इंटू R, तो इसमें भी यही लगाएंगे I इंटू R। अब इसके अक्रॉस I कितना है, इसके अक्रॉस करंट कितना है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन 3 ओम, 12/11, ठीक है, 12/11। तो 1 पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं, 11 1 11, 1.0 समथिंग जो भी है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना सर्किट का करंट है। मैंने बताया था कि सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है ना, टोटल करंट, वही हर एक रजिस्टर में फ्लो करता है। तो 1 पॉइंट समथिंग जो करंट है वो 3 ओम में फ्लो कर रहा है, 2 ओम में कितना करेगा, 1 पॉइंट ही करेगा।
6 ओम में कितना करेगा, 1 पॉइंट एम्पियर ही करेगा, 1 पॉइंट एनीथिंग जो भी आ रहा है, ठीक है। 12/11 एम्पियर ही तीनों रजिस्टर्स में फ्लो करेगा। तो हमें अगर वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस, तो हम V इक्वल्स टू आई आर लगा सकते हैं। अगर हमें 3 ओम के अक्रॉस करना है तो V इक्वल्स टू आई कितना है, 12/11 इंटू R कितना लेंगे, अब 3 ओम लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 36/11 वोल्ट्स। 36/11 पॉइंट्स में चेंज कर लेना, 36/11 वोल्ट्स आ जाएगा इसके अक्रॉस। उसी तरह से हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। तीनों के वोल्टेजेस को प्लस करके कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट आना चाहिए। बोलो, माइंड में पिक्चर क्लियर हुई है, कुछ समझ में आया? 70%, 80%, 90% कुछ तो समझ में आया होगा। क्लियर हो गया सीरीज कनेक्शन। चलो पैरेलल पे आ जाओ, पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल कनेक्शन में देखो क्या होता है भाई, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल को बिल्कुल भी ऐसे मत समझ लेना कि दो लाइंस पैरेलल है इस तरह से जोड़ना है रजिस्टर्स को, नेवर। अच्छा एक चीज और, चलो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले पैरेलल समझ लो। पैरेलल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास दो रजिस्टर्स है और दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया पैरेलल लाइंस, या फिर ऐसे पैरेलल, नहीं। पैरेलल का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पर सारे रजिस्टर्स को जोड़ दो, एक ही पॉइंट पर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये कॉमन पॉइंट्स हो गए और सारे रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ दो। हमारे पास मान लो ये 3 रजिस्टर्स हैं। अब इसमें हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कुछ नहीं देखना। हाँ देखना है तो कैसे देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे देखना है। 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दो और फिर तीनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दो। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। ये 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये और ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गए और एंड पॉइंट ये हो गए, ठीक है। अब तीनों को जो स्टार्टिंग पॉइंट है तीनों को हम एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं, लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा करना मुश्किल है, थिकनेस ज्यादा है, 1 मिनट पेन लेकर आता हूं, रुको बच्चों 1 सेकंड। देखो ये है ना, 3 पेन आ गए हमारे पास, तो तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गए, एंड पॉइंट ये हो गए। अब तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट को ना ऐसे जोड़ देते हैं एक ही कॉमन पॉइंट से, लाइक दिस। ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं और ये जो इनके एंड पॉइंट्स हैं इनको भी पकड़ के एक कॉमन पॉइंट से ऊपर जोड़ देंगे। तीनों के एंड पॉइंट्स को पकड़ के एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। अभी क्योंकि स्ट्रेट है इनको मैं मोड़ नहीं सकता, ऐसे मोड़ नहीं सकता, तो इसको यहां से कनेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे इमेजिन करो कि जो एंड पॉइंट्स है ना, इन तीनों के एंड पॉइंट्स को भी हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया यहां से बांध दिया, कंडक्टर लिया यहां से बांध दिया, एक यहां से बांध दिया और उन तीनों कंडक्टर्स को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। मतलब इनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। इधर भी कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं और इधर भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो दिस कनेक्शन, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो कैसे होगा पैरेलल कनेक्शन? एक रजिस्टर हमने ये ले लिया, एक रजिस्टर हमने ये ले लिया और एक रजिस्टर हमने ये ले लिया। तीनों रजिस्टर्स को हमने कॉमन पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया जैसे मैंने पेन में दिखाया था। क्लियर है? इसे हम मान लेते हैं R1, R2,
R3। ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये हमने की लगा दी, ये हमने बैटरी लगा दी, और इस तरह से हमने जोड़ दिया। ये हमारा एक सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन का सर्किट बन गया। बोलो समझ में आई बात? इसे हम ऐसे भी, कुछ बुक्स में ऐसे भी बना होता है, किसी किसी में ना बुक में ऐसे भी बना होता है, लाइक दिस। ऐसे भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही बात है। यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है? ये। यहां पर कॉमन पॉइंट ये। ठीक है। इन्होंने ये डब्बे से बना दिए, बात कॉन्सेप्ट वही है। ये कॉमन पॉइंट है, यहीं से ये वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहीं से ये वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और यहीं से ये वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, सेम पॉइंट से। ठीक है। उसी तरह से ये अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहीं इसी पॉइंट से ये वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, इसी पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, और इसी पॉइंट से ये वाला जुड़ा हुआ है। तो तीनों जो है कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो एक ही बात है। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, यहां पर भी हमें क्या निकालना है? अगर हमने पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमने सीरीज में किया था, ऐसे यहां पर भी होता होगा, कुछ तो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना। बात समझ में आ रही है ना? ये यहां पर बैटरी से करंट यहां से निकलेगा, आई करंट लिखना, मान लो आई करंट निकल रहा है, ये करंट गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो पॉइंट ए पर ये जब करंट पहुंचेगा, यहां इस करंट, जब पॉइंट ए पर ये करंट पहुंचेगा, तो इस करंट के पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए। ये रास्ता है, ये रास्ता है, और ये रास्ता है। तो ये करंट क्या करेगा? अगर हमने मान लो ऐसे तीन पाइप्स लगा दिए, देखो ये एक वाटर का रिजर्वॉयर है, बहुत सारा पानी इसमें भरा हुआ है, बहुत प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है। यहां पानी जा रहा है, इधर पानी जा रहा है, इधर पानी जा रहा है। पानी जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर तीन पाइप्स कनेक्टेड हैं, अलग अलग डायमीटर्स के। एक मान लो जो बीच वाला है बहुत नैरो पाइप है, बहुत पतला सा पाइप है, ऊपर वाला थोड़ा थिक है, नीचे वाला सबसे ज्यादा थिक है, नीचे वाले का डायमीटर सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर का थोड़ा सा ज्यादा, और बीच वाले का सबसे कम डायमीटर। बोलो इतना समझ में आया? अब ये पानी क्या करेगा? कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर निकल जाएगा, और कुछ पानी इधर निकल जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? सबसे ज्यादा पानी किस में जाएगा? जो सबसे मोटा पाइप होगा, बड़ा पाइप होगा, तो सबसे ज्यादा पानी इसमें निकल जाएगा। सबसे कम पानी किस में जाएगा? पतले वाले पाइप में, और इसमें जाएगा थोड़ा सा मीडियम पानी चला जाएगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। वही कंडीशन यहां पर है, सेम यही कंडीशन यहां पर है। जैसे पानी के पास अब तीन रास्ते थे जाने के लिए, वो तीनों रास्तों में डिवाइड हो गया पानी। ठीक है। उसी तरह से यहां इस पॉइंट पर करंट के पास तीन रास्ते हैं। करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां जो चार्ज आ रहा है ना, यहां चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ एक्चुअली, मतलब यहां पर चार्ज पहुंचा, अब उस चार्ज के पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए, तो कुछ यहां पर चला जाएगा, कुछ यहां पर, और कुछ यहां पर। मतलब कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ करंट यहां से फ्लो करेगा, कुछ यहां। बोलो क्लियर हुई बात? ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझो उसको। तो मान लेते हैं R1 में करंट जा रहा है I1, R2 में करंट जा रहा है I2, और R3 में करंट जा रहा है I3। ठीक है, मान लेते हैं ये करंट I1 यहां से आएगा, फिर यहां पर I1 निकलेगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा I1, I2 ऐसे जाएगा, I2 इस पॉइंट पर पहुंचेगा, I3 ऐसे जा रहा है,
I3 इस पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब इस पॉइंट पर अगेन तीनों करंट्स कंबाइन हो रहे हैं, I1 I2 I3 तीनों करंट यहां पहुंच रहे हैं, तो कितना करंट निकलेगा बाहर, बाहर कितना करंट निकलेगा, I। जितना करंट एंटर हो रहा था उतना ही करंट बाहर एग्जिट करेगा। बोला था ना जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकलता है। तो जितना करंट ए पॉइंट पर एंटर हो रहा था उतना ही करंट बी पॉइंट से बाहर निकलेगा, मतलब कितना निकलेगा, आई करंट बाहर निकलेगा। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ये तो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसमें आई करंट ही फ्लो कर रहा है। करंट डिवाइड कहां हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है रजिस्टर्स में। जहां रजिस्टर्स लगे हुए हैं उस सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो बाहर मेन वायर्स लगी हुई है ना, बाहर जो मेन वायर्स लगी हुई है वहां करंट सेम आई ही फ्लो कर रहा है। यहां मान लो 6 एंपियर का करंट है तो यहां पर भी 6 एंपियर का करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा। इस पॉइंट पर जाकर वो 6 एंपियर का करंट डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है इसमें 1 एंपियर का चला जाए, इसमें 2 का, इसमें 3 या 4 का, इस तरह से चला जाएगा। तो I1 यहां पर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू I, शुड बी इक्वल टू I। कुछ समझ में आ रही है ना बात, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्लियर हो गया। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। यहां पर पैरेलल कनेक्शन में दो चीजें याद रखनी है, जैसे सीरीज में याद रखवाई थी। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, वो हम देख चुके हैं क्यों डिवाइड होता है। करंट यहां पर क्यों डिवाइड होता है वो हम देख चुके हैं, ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, तो हर रेजिस्टेंस में सेम करंट तो फ्लो नहीं कर सकता। मान लो ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो उसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा। ये मान लो सबसे कम है रेजिस्टेंस तो इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। ये मान लो मॉडरेट है तो इसमें मीडियम करंट फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करंट फ्लो करेगा ना, सब में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि क्यों करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, अब एक चीज है इसमें, वोल्टेज रिमेन सेम। सीरीज से बिल्कुल अपोजिट है ये। सीरीज में करंट सेम होता था, वोल्टेज अलग अलग होती थी। वो इसमें पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। अब बताओ क्यों वोल्टेज सेम क्यों रहती है। यस, पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों रहती है। अब वोल्टेज कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पानी की तरफ फ्लो करती है, वोल्टेज फ्लो थोड़ी करती है। वोल्टेज का मतलब क्या है, इस वायर के अक्रॉस में बोलूं वोल्टेज 10 वोल्ट्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यहां पर मान लो 50 कूलम का चार्ज है तो यहां पर 10 कूलम का चार्ज है, तो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना, 50 एंड 10 डिफरेंस हो गया। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। और उसी डिफरेंस की वजह से फिर चार्ज फ्लो करेगा और उस फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। कुछ बात क्लियर हो रही है ना। नाउ सुनो ध्यान से, इन तीनों रजिस्टर्स में वोल्टेज विल रिमेन सेम। वाई, ध्यान से देखो, ये जो R1 रजिस्टर है ये किस पॉइंट से कनेक्टेड है, A और B पॉइंट से। R2 रजिस्टर किस पॉइंट से कनेक्टेड है, A और B पॉइंट से। R3 रजिस्टर किस पॉइंट से कनेक्टेड है, A और B पॉइंट से। और ये दोनों A और B पॉइंट किस चीज से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी की वोल्टेज अगर V है, 10-20 वोल्ट कुछ भी हो सकती है, बैटरी की वोल्टेज अगर V है तो उसका क्या मतलब हुआ भाई, बैटरी की जो वोल्टेज है किन दो टर्मिनल से बैटरी कनेक्टेड है, A और B से कनेक्टेड है। तो A और B के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V। A और B के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V होगा ना। तो A और B के अक्रॉस V वोल्टेज है। R1 A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है तो R1 के अक्रॉस कितना होगा, V वोल्टेज। R2 A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है तो R2 में कितना होगा, V वोल्टेज। R3 A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है तो R3 में कितना होगा, V वोल्टेज। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगेन यहां पर आ जाओ, जैसे
यहां से जो पानी निकल रहा है, ठीक है, यहां से जो पानी निकल रहा है उसका एक अपना प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर होगा उस पानी का, उस प्रेशर के साथ पानी ऊपर चढ़ा और पहुंच गया इस पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस वाटर का जो प्रेशर है वो सेम है, ठीक है। अब जो पानी फ्लो करेगा इन पाइप्स में, वो पानी किसी में ज्यादा फ्लो करेगा, किसी में कम फ्लो करेगा, लेकिन वो कम और ज्यादा पानी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ऑन देयर डायमीटर्स। अब ये जो पतला पाइप है इसका डायमीटर कम है, तो ये पानी को ज्यादा रेजिस्टेंस देगा ना, ये पानी को इजीली फ्लो नहीं करने देगा, पानी को ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, तो उसमें कम पानी फ्लो हुआ। जिसका डायमीटर ज्यादा है ये पानी को उतना रेजिस्टेंस नहीं देगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा पानी के लिए, तो उसमें पानी ज्यादा फ्लो कर जाएगा। कहने का मतलब ये है इन तीनों पाइप्स में स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सेम था, क्योंकि पानी कहां से आ रहा है, रिजर्वॉयर से आ रहा है, पानी रिजर्वॉयर से आ रहा है एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ, तो इस पॉइंट तक पानी का प्रेशर सेम था तीनों पाइप्स के लिए, लेकिन पानी इसमें ज्यादा जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, इसमें कम जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, इसलिए पानी ज्यादा जा रहा है। प्रेशर अलग अलग नहीं है, तीनों पाइप्स के लिए प्रेशर सेम है, लेकिन फिर भी पानी इसमें कम जा रहा है, इसमें ज्यादा जा रहा है, क्यों, क्योंकि इनका डायमीटर अलग अलग है, इनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। उसी तरह से यहां पर है, यहां पर ये जो पानी है कहां से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, ये चार्ज है, करंट है, कहां से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, तो बैटरी से जो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा ना, जैसे इसका प्रेशर था सेम था, बैटरी का भी प्रेशर जो है वो भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से प्रेशर ही है, फोर्स लगा रहे हैं चार्ज के ऊपर, तो इसका प्रेशर इन दो पॉइंट्स पर सेम ही रहेगा। अब कितना करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर में वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, उसमें प्रेशर से क्या लेना देना भाई, प्रेशर सेम है, यानी कि वोल्टेज सेम है, दैट्स व्हाई R1 R2 R3 के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। बात क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट रख लो दिमाग में एकदम। R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना V, R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना V, R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना V, तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज है। इस लेक्चर को सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, फिर भी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, श्योर। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जांपल सोचूंगा इसके बारे में कि आपको किस तरह से इजीली मैं बता सकूं, लेकिन ये पाइप वाला बेस्ट लगता है मुझे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा इसको कैसे होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, वी नो दैट, ओहो मार्कर भी ज्यादा जोश में आ गया है, वी नो दैट यहां पर क्या चीज डिफरेंट रहती है, करंट डिफरेंट रहते हैं, तो हम ले लेंगे, अच्छा यहां पर दो पॉइंट्स लिख लो, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन्स सेम in all the resistors or current is different in all the resistors provided that resistors should be different। 5 ओम 7 ओम 2 ओम ऐसे अलग अलग रेजिस्टेंस होने चाहिए। अगर सेम रेजिस्टेंस हुए तो क्या, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तो सेम रेजिस्टेंस दे रहे हैं करंट को, तो मतलब सेम करंट फ्लो करेगा। डिफरेंट करंट की कंडीशन कहां पर, जहां पर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हो। उसी तरह से सीरीज में डिफरेंट वोल्टेज की कंडीशन कहां पर थी, अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है तो। अगर सेम रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो वोल्टेज भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए। वी नो दैट I जो करंट है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो I करंट है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस, ये थोड़ा डायग्राम छोटा हो गया भाई, इसको देख लेना, हौच पौच तो नहीं लग रहा ना। देखो ये R1 R2 R3, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है, ठीक है। R1 के क्रॉस वोल्टेज V है,
R2 के अक्रॉस वोल्टेज V है, दिखाई दे रहा है, V लिखा हुआ है, और R3 के अक्रॉस वोल्टेज V है। क्लियर हो गई बात? तो I कितना होगा, तीनों करंट्स का हमने प्लस कर लिया। I V इक्वल्स टू आई आर से I कितना आता है, V अपॉन आर। I कितना आएगा, V अपॉन आर, V अपॉन आर। ये क्या है, I क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है, मतलब टोटल करंट इन द सर्किट, वो कितना होगा, V अपॉन आर। V का मतलब टोटल वोल्टेज, R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम टोटल करंट की बात कर रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ही लेंगे ना सर्किट का, और टोटल वोल्टेज लेंगे। टोटल वोल्टेज कितना है, जितना बैटरी का वोल्टेज है वही टोटल होगा। तो V अपॉन R, इसे हम RP लिख देते हैं। RP मतलब इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, P मतलब पैरेलल। क्लियर हुई बात? I1 कितना होगा बोलो, I1 कितना होगा, V अपॉन R1, V अपॉन R1, क्योंकि V तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना। तो I1 कितना होगा, V अपॉन, I1 किस में फ्लो कर रहा है, R1 में, तो R1 आ जाएगा। I2 किस में फ्लो कर रहा है, R2 में। R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, तो V अपॉन R2 आ जाएगा। सिमिलरली I3 में V अपॉन R3 आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, वोल्टेज V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा V, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, अब ये तो खत्म हो गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। क्लियर हो गई बात? तो अगर पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो उनका फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये होता है, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो R1, R2, R3 की वैल्यू दी हुई है, ये मान लेते हैं R1 कितना है, 1 ओम मान लेते हैं, इसको 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, इसे 2 ओम मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, इसे 8 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन RP की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, मान लो R1 की वैल्यू 2 दी हुई है, R2 की वैल्यू 4 दी हुई है, और R3 की वैल्यू कितनी, 8 दी हुई है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम मेरे ख्याल से 8 ही आएगा, 8 विल बी द एलसीएम। तो 8 एलसीएम आ गया, 4 2 1, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8। तो 1 अपॉन RP कितना आया, 7 अपॉन 8, लेकिन हमें तो RP चाहिए, हमें RP चाहिए, 1 अपॉन RP नहीं। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 अपॉन RP का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, RP अपॉन 1 आएगा ना। RP अपॉन 1 का क्या मतलब है, RP। तो RP कितना आ जाएगा, RP विल बी, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 अपॉन 7 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल सर्किट। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इससे और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। ठीक है, वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। आई होप कि समझ में आ गया होगा, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज वाला भी समझ में आ गया होगा। चलो, तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, अब ओवर करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीरीज और पैरेलल में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो चैट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वो मैं तुरंत उसी दिन मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी वीडियो, उसमें वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।